Hello friends, I hope you are well. Welcome everyone to our channels. Today we are going to फोर्थ सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो आप, या बीपीएससी एईडीओ की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसएससी कर रहे हैं, सीजीएल 4 कर रहे हैं, बिहार दरोगा हो या बिहार पुलिस हो, एंड अदर्स एग्ज़ाम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन थ्योरी। पहला चैप्टर हमारा है यूनिट्स एंड डायमेंशन, इकाई एवं आयाम। मात्राएं क्या है? जो कुछ भी मापा जा सकता है उसे मात्राएं कहते हैं। मूलभूत मात्राएं क्या है? वे मात्राएं जो अन्य मात्राओं से क्या होते हैं, अलग स्वतंत्र होते हैं, फ्रीडम होते हैं। मूल इकाई क्या है? वे इकाइयाँ जो इन मूल मात्राओं को मापने के लिए उपयोग की जाती हैं उसे मूल इकाइयाँ कहते हैं। व्युत्पन्न मात्राएं वे मात्राएं जो मूल मात्राओं का उपयोग करके व्युत्पन्न की जाती हैं। व्युत्पन्न इकाइयाँ वे इकाइयाँ जो इन व्युत्पन्न मात्राओं को मापने के लिए उपयोग की जाती हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ही वीवीआई है, थ्योरी है, जो यहाँ से ऑब्जेक्टिव, इससे बाहर ऑब्जेक्टिव कुछ भी नहीं बनेगा। उसके बाद इकाइयों की प्रणाली है, 4 प्रणाली है। एक सीजीएस है, एमकेएस है, एफपीएस है, एसआई है। ये 4 प्रणाली के अंतर्गत में हम क्या करते हैं, इसको मापने के काम करते हैं। तो लंबाई को किस में मापते हैं? सेंटीमीटर में। एमकेएस इसमें मीटर होता है और उसका एफपीएस होता है फुट। द्रव्यमान को हम ग्राम में मापते हैं, किलोग्राम है, पाउंड है। समय को सेकंड में। उसके अलावा एसआई इकाई के साथ मौलिक जो मात्राएं हैं वो है लंबाई की मात्रा, इकाई मात्रा होता है मीटर, प्रतीक हो गया एम का। द्रव्यमान हो गया किलोग्राम में मापते हैं, समय को सेकंड में मापते हैं, विद्युत धारा को एम्पियर में मापते हैं। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन 100% बनता है हर एग्जाम में। तापमान का एसआई मात्रक होता है केल्विन, प्रकाश की तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडेला हो गया, पदार्थ की मात्रा हो गया मोल, समतल कोण का रेडियन, ठोस कोण का हो गया स्टेडियम। इसका सिंबल भी आपको ध्यान में रखना है। उसके अलावा विशेष नामों के साथ में व्युत्पन्न इकाइयाँ हैं। आवृत्ति को हर्ट्ज में मापते हैं। उसके अलावा ऊर्जा को जूल में मापते हैं। बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है। दबाव का एसआई मात्रक पास्कल होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम होता है। विद्युत विभवांतर और ईएमएफ का वोल्ट होता है। उसके बाद विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। विद्युत चालकता का एमएचओ होता है। विद्युत धारिता का फैराड होता है। चुंबकीय प्रवाह को वेबर मापा जाता है। प्रेरक को हेनरी, चुंबकीय प्रवाह घनत्व टेस्ला में और रोशनी को लक्स में। उसके अलावा चमकदार प्रवाह को लूमेन में। अगला है, यहाँ पर देखेंगे कि अन्य महत्वपूर्ण इकाइयाँ हैं। एक तरफ इकाइयाँ दे रखी है, एक तरफ उसका परिणाम है, उसके बाद प्रतीक है। इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम या जूल। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ आपको देख सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 1.6 × 10⁻⁻19 जूल। इसको हम किस में मापते हैं? ऊर्जा में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। उसके बाद है स्वेड वर्ग, इसको समय किसी कण की अवसादन कर दर होता है। ओम मीटर प्रतिरोधकता किसका होता है? ओम मीटर प्रतिरोधकता। दबाव होता है टोर। उसके बाद है डायोप्टर, शक्ति का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किस में मापा जाता है? टेस्ला में। रेडियोधर्मिता बेकरेल में। ब्रांड विस्तार हबल में। उसके अलावा कुछ उपकरण है। मानव वर्षा गेज किस में मापा जाता है? गेज, मानव वर्षा गेज किसी निश्चित समय पर प्रति इकाई। अब देखेंगे यहाँ पर क्षेत्र में वर्षा, किसी क्षेत्र की वर्षा को मापने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? एनीमोमीटर। हवा की गति को मापने के लिए हम हाइड्रोग्रोमीटर। आर्द्रता को मापने के लिए वोल्टमीटर। संभावित अंतर मापने के लिए एमीटर। विद्युत धारा को मापने के लिए वाटमीटर। विद्युत शक्ति को मापने के लिए पायरोमीटर। उसके अलावा दूरस्थ वस्तुओं का पामान करने के लिए कैथोमीटर। उसके अलावा महासागर की गहराई को मापने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? मैनोमीटर का। उसके बाद सेलोनोमीटर, घोल की लवणता को मापने के लिए। वोलोमीटर, अवरक्त विकिरण को मापने के लिए। कैथेटोमीटर, छोटी ऊर्ध्वाधर दूरियां को मापने के लिए। जलमग्न वस्तुओं को मापने के लिए सोनार का इस्तेमाल करते हैं। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ऊंचाई को मापने के लिए अल्टीमीटर। आवेशों के बीच विद्युत बल को मापने के लिए हम क्या करते हैं? टोर्शन बैलेंस का उपयोग करते हैं। ये सारे इकाई मात्रक हैं जिसका हम उपयोग करते हैं अलग अलग मापने के लिए। हवा की गति को मापने के लिए, आर्द्रता को मापने के लिए, विद्युत धारा की शक्ति को मापने के लिए, विद्युत शक्ति को मापने के लिए। इस तरह से हम इसका मापन मेजरमेंट है। उसके बाद एसआई इकाई है जो यहाँ पर एक तरफ माइक्रो मात्राएं हैं, एक तरफ सूक्ष्म मात्राएं हैं। किलो को हम मिली में, मेगा को माइक्रो में, गीगा को नैनो में, टेरा को पिको में, पेटा को हेक्टो में, फेम्टो में, उसके बाद एक्सा को एक्टो में। अब यहाँ पर कुछ फैक्ट हैं
जो महत्वपूर्ण फैक्ट है, पॉइंट है, जिसको आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे एंगस्ट्रॉम बराबर होता है प्रकाश की तरंगधैर्घ्य मापने के लिए प्रयुक्त लंबाई की इकाई होता है एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम किसको मापा जाता है? तरंगधैर्घ्य मापने के लिए उपयोग किया जाता है, प्रकाश की तरंगधैर्घ्य को मापने के लिए या प्रयुक्त लंबाई की इकाई को मापने के लिए। 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। फॉर्मी इक्वल टू होता है नाभिकीय दूरी मापने के लिए प्रयुक्त लंबाई की इकाई है। 1 फॉर्मी इक्वल टू होता है 10⁻15 मीटर होता है। 10⁻15 मीटर और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻10 मीटर। प्रकाश वर्ष के द्वारा किसको मापा जाता है? खगोलीय दूरी मापने के लिए लंबाई की इकाई होता है प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। इसका जो यहाँ पर मापन है 9 से 4605 10⁻15 मीटर खगोलीय इकाई है। बराबर सूर्य और पृथ्वी के बीच औसत दूरी होता है 1 से 5 10⁻11 मीटर। पार्सेक इक्वल टू होता है 3.26 प्रकाश वर्ष में किसे दिखाया जाता है? 3.084 10⁻16 मीटर। बॉर्न टकरावों के प्रकीर्णन अनुप्रस्थ काट को मापने के लिए क्षेत्र की इकाई को हम क्या कहते हैं? वॉर्न कहते हैं। एक वॉर्न इक्वल टू होता है 10⁻28 मीटर स्क्वायर। एक नॉटिकल माइल होता है 852 मीटर। एक हॉर्स पावर इक्वल होता है 746। ये वीवीआई है ये भी वीवीआई। जितना यहाँ पॉइंट है 2-3 क्वेश्चन जो से हर एग्जाम में देखने को मिलता है। सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में परिवर्तित करना 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है बराबर इसकी ये फॉर्मूला होता है जो सेल्सियस से हम फ़ारेनहाइट में निकालने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये फॉर्मूला है जो सेल्सियस डिग्री दिया रहेगा उसके बाद फ़ारेनहाइट में परिवर्तन या बदलने के लिए कहेगा तो हम इस फॉर्मूला के यूज़ करते हैं। डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 32 इसका इस्तेमाल करते हैं। जहाँ सी हो गया डिग्री सेल्सियस को दिखा रहा हो और एफ जो है फ़ारेनहाइट डिग्री में मापन को दिखा रहा हो। उसके बाद आयामी सूत्र है। यहाँ देखेंगे Q व्युत्पन्न राशि की इकाई जिसे हम Q को क्या बोलते हैं? मल्ट BTC द्वारा दर्शाया जाता है। मल्ट BTC बीमीय सूत्र है तथा घातांक ABC को बीमीय कहते हैं। कुछ महत्वपूर्ण भौतिक स्थिरांक है। निर्वात में प्रकाश का वेग जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि हवा में प्रकाश की चाल, उसके बाद पानी में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल क्या होती है, पानी में प्रकाश की चाल क्या होती है। आगे देखेंगे यहाँ पर डायमेंशनल फार्मूला जो होता है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पर यूनिट देखेंगे उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी देखेंगे, ये दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को किस में मापते हैं हम? मीटर सेकेंड -2। एंगल यानी कि ARC रेडियस को मापते हैं RAD रेडियस में। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को हम रेडियस में, उसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी को या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट टाइम को हम रेडियस सेकेंड इनवर्स में। एंगुलर इम्पल्स को टर्क्यू टाइम यानी कि नैनोमीटर पर सेकेंड में। एंगुलर मोमेंट को हम मापते हैं kg मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी को मापते हैं रेडियस सेकेंड इनवर्स। एरिया को मापते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ होता है मीटर स्क्वायर। उसके अलावा इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस को मापते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन हो गया करंट जिसको ओम मीटर में मापते हैं। उसके बाद है EMF जिसको हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स वर्क या चार्ज कहते हैं, इसको वोल्ट में मापते हैं। एनर्जी कैपेसिटी टू द वर्क किसको मापते हैं? जूल में। एनर्जी डेंसिटी है एनर्जी अपॉन वॉल्यूम जिसको हम जूल मीटर क्यूब में मापते हैं। आगे है STP पर हवा में ध्वनि का वेग जो होता है वो कितना होता है? 331 मीटर पर सेकेंड। अगला है गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण 9.81 मीटर -2 हो जाता है। अवोगाद्रो संख्या कितना होता है? 6.023 10⁻23 प्रति मोल होता है। पानी का घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 1000 kg मीटर क्यूब और या 1 kg cc। परम शून्य होता है -273 15 डिग्री सेल्सियस या 0 K होता है। परमाणिक भार इकाई जो होता है 1.66 10⁻27 kg। आवेश की मात्रा होता है 1.602 10⁻−19 कूलम। बोल्ट जमान स्थिरांक होता है 1.381 10⁻−23 जूल केल्विन -1। एक वायुमंडल कितना के बराबर होता है? 76 सेंटीमीटर Hg के या फिर 1.013 10⁻−5 Pa के। ऊष्मा का यांत्रिक समतुल्य होता है जूल या फिर 4.186 जूल प्रति कूलम। उसके बाद प्लैंक है स्थिरांक H = 6.626 10⁻−30 जूल प्रति सेकेंड। सार्वभौमिक गैस स्थिरांक होता है 8.31
4 जूल प्रति मोल केल्विन। STP पर हवा का घनत्व होता है 1.293 kg मीटर -3। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है 6.67 × 10⁻11 नैनोमीटर -इनवर्स kg -इनवर्स। ये पूछा गया कई बार क्वेश्चन। अगला है द्रव्यमान, एक तरफ गति है तो दूरी है। समय का जो गति द्रव्यमान समय की जो गति है क्षेत्र में, उसके बाद आयतन है, घनत्व है और तापमान है। यहाँ देखेंगे सदिश राशि, अदिश राशि। क्वांटिटी में देखेंगे वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि भौतिक राशि जिसमें दिशा और परिमाप दोनों होते हैं, जिसमें दिशा और परिमाप दोनों होते हैं, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा तो वो क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएंगे। अब यहाँ देखेंगे एक तरफ बल है, त्वरण है, विस्थापन है, गति है और वेग है। कोणीय वेग हो जाएगा, रैखिक संवेग में त्वरण हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा, विस्थापन ध्रुवीयकरण हो जाएगा गति में और टार्क हो जाएगा आवेग में। वजन की बात करें द्विध्रुव अधूर्ण हो जाएगा, चुंबकीय प्रवाह चुंबकीय क्षेत्र हो जाएगा। थर्मामीटर तापमान मापने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला सार्वभौम उपकरण है। अब यहाँ देखेंगे थर्मामीटर कितने तरह के होते हैं 3 तरह के। एक हो गया क्लिनिकल थर्मामीटर, मानव शरीर का तापमान मापता है। जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है हमारे शरीर का तापमान को मापता है। एक सामान्य मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जो 35 डिग्री से लेकर के 42 डिग्री के बीच में उतार चढ़ाव कर सकता है। 35 से 42 के बीच में रहेगा तो कोई नुकसान वाली बात नहीं। अगर 35 से कम जाता है या 42 से ज़्यादा हो जाता है तो फीवर होने का खतरा होता है, या फिर कम जाएगा तो उससे भी नुकसान हो सकता है। तो यहाँ पर 35 से 42 घट बढ़ हो सकता है। रेंज जो होता है 35 से 42, 35 डिग्री से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस तक। प्रयोगशाला थर्मामीटर जो है मानव शरीर के तापमान के अलावा अन्य तापमापे जो होता है वो प्रयोगशाला थर्मामीटर होता है। इसका जो रेंज होता है -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 110 डिग्री सेल्सियस होता है। उसके बाद तीसरा है थर्मोपल थर्मामीटर। थर्मोपल थर्मामीटर ये तापमान के त्वरित माप के लिए उपयोग किया जाता है। इसका जो रेंज होता है 500 केल्विन से लेकर के 2300 केल्विन होता है, 500 से लेकर के 2300 केल्विन होता है। उसके बाद है पायरोमीटर थर्मामीटर, ये 2000 केल्विन से अधिक ताप को मापता है। ये चैप्टर हमारा हो गया यूनिट एंड डायमेंशन। उसके बाद है हमारा चैप्टर है बल एवं गति, फोर्स एंड डायमेंशन। अब देखेंगे यहाँ पे फोर्स ऊर्जा स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है। यदि किसी वस्तु पर 2 बल विपरीत दिशा से कार्य करते हैं तो उस पर लगने वाले कुल बल का परिमाण 2 बलों के परिमाणों के अंतर के बराबर होता है। गति समय के सापेक्ष किसी पिंड की स्थिति में परिवर्तन होता है। अभी हम चैप्टर कर रहे हैं थ्योरी, उसके बाद हम इस चैप्टर को ऑब्जेक्टिव लाएंगे और देखेंगे कि आप कितना सीखे हैं और कितना जो ऑब्जेक्टिव का जवाब सही तरीके से दे पाते हो। जब ऑब्जेक्टिव लाएंगे तो उसमें कमेंट सेक्शन में आप आंसर जरूर लिखेंगे ताकि आपका स्कोर पता चलेगा कि कितना सही हो पाता है या कितना गलत हो पाता है। बल और गति के बीच संबंध, न्यूटन के गति के नियम। उसके बाद है बल गतिशील पिंड को गति प्रदान कर सकता है, ये बात भी याद रखना है। बल गतिशील पिंड को धीमा कर सकता है, ये बात भी सही है। बल गतिशील है, ये पॉइंट है जो बीच में संबंध बताता है बल और गति के बीच में क्या संबंध है। बल और गति के बीच में पहला संबंध है न्यूटन के गति के नियम का पालन करता है। बल गतिशील पिंड को गति प्रदान कर सकता है, बल गतिशील पिंड को धीमा भी कर सकता है, बल गतिशील है, ये बात था। बलों के प्रकार में देखेंगे तो बलों के प्रकार है 2 प्रकार के बल होते हैं, एक संपर्क बल होते हैं, दूसरे गैर संपर्क बल होते हैं। संपर्क बल हो गया वह बल जिसके अनुप्रयोग के लिए 2 पिंडों के बीच भौतिक संपर्क की आवश्यकता होती है, संपर्क बल कहलाता है। वह बल जिसके अनुप्रयोग के लिए 2 पिंडों के बीच भौतिक संपर्क की आवश्यकता होती है। एग्जाम्पल के लिए मांसपेशियाँ, जब हम फुटबॉल खेलते हैं तो मांसपेशियों का इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा यांत्रिक बल है, उसके अलावा घर्षण बल है, ये सारे क्या है संपर्क बल हो गया। उसके बाद गैर संपर्क बल है, गैर संपर्क बल में आ जाएगा गैर संपर्क बल में, तो याद रखेंगे संपर्क बल में मांसपेशी बल है, यांत्रिक बल है और घर्षण बल, ये तीनों बल आ जाएंगे। गैर संपर्क बल में वे बल जो बिना भौतिक संपर्क से किसी पिंड पर कार्य करते हैं उन्हें गैर संपर्क बल कहते हैं। जो हमारे बॉडी से बिना टच किए हुए काम होता है उसे हम क्या कहते हैं गैर संपर्क बल कहते हैं। उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण बल, ये खुद ब खुद खिंचाव होता है। उसके बाद है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बल है, उसके बाद चुंबकीय बल है, ये सारे क्या है इसका है गैर संपर्क बल का उदाहरण है। उदाहरण से ही क्वेश्चन बनता है। अगला है अपकेंद्रीय बल बनाम अभिकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल और अभिकेंद्रीय बल। अपकेंद्रीय बल क्रिस्टियान ह्यूजेंस ने 1659 में कहा था, यह एक वस्तु की वक्र पथ पर चलते हुए वक्र के केंद्र से दूर बाहर की ओर उड़ने की प्रवृत्ति होती है। जैसे यहाँ पर एक सर्कल है, यहाँ पे एक सर्कल है, इस सर्कल से जब हम
यहाँ पर चल रहे हैं, ये बाहर की ओर जब हमें धक्का देता है, बाहर की ओर जब धक्का देता है तो बाहर की ओर धक्का देगा तो वो क्या कहलाएगा, अपकेंद्रीय बल कहलाएगा। लेकिन यही अगर ये अंदर की ओर जैसे हमें धक्का देगा, तो अंदर की ओर धक्का देगा, बाहर से अंदर की ओर देगा, तो वो क्या कहलाएगा, आपको अभिकेंद्रीय बल कहलाएगा। केंद्र के अंदर और अपकेंद्र मतलब केंद्र के बाहर। तो यह एक वस्तु की वक्र पथ पर चलते हुए वक्र के केंद्र से दूर बाहर की ओर उड़ने की प्रवृत्ति है। यह गति का जड़त्व है। उदाहरण के लिए टायर से उड़ती हुई मिट्टी, गोल चक्कर पर ढकेले गए बच्चे, ये सारे किसका उदाहरण है, अपकेंद्रीय का। उसके अलावा अभिकेंद्रीय बल हो गया। अभिकेंद्रीय बल हो गया, आइजैक न्यूटन ने 1664 में कहा था, वह बल जो किसी वस्तु को एक समान गति से वृत्ताकार पथ पर गतिमान रखता है, जैसे किसी ग्रह की परिक्रमा करने वाला उपग्रह भी क्या कहलाएगा, अभिकेंद्रीय बल कहलाएगा। उसके बाद ये तो हो गया बल के दो प्रकार। उसके बाद गति के प्रकार है। गति के प्रकार में पहला रेखीय गति है। रेखीय गति में शरीर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक या तो सीधी रेखा में या वक्र पथ पर गति करता है। सीधी या घुमावदार पथ के आधार पर इसे आगे विभाजित किया गया है। सरल रेखीय गति है, गति का पथ एक सीधी रेखा होता है। वक्र रेखीय गति है, गति का पथ वक्र होता है। ये रेखीय गति के अंतर्गत में आता है। उसके अलावा है घूर्णी गति। घूर्णी गति वह गति है जो तब होती है जब कोई पिंड अपनी धुरी पर घूमता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी का अपने अक्ष पर सूर्य के चारों ओर घूमना, ये क्या कहलाएगा, घूर्णीय गति कहलाएगा। तीसरा आता है दोलनी गति। दोलनी गति किसी पिंड की अपनी मध्य स्थिति के इर्द गिर्द होने वाली गति कहलाता है। उदाहरण के लिए जब झूले पर बैठे बच्चों को धक्का दिया जाता है तो झूला अपनी मध्य स्थिति के इर्द गिर्द आगे पीछे घूमता है, तो वो दोलनी गति कहलाता है। झूला की गति दोलनी गति कहलाएगा। तो ये हो गया 3 प्रकार के। उसके अलावा है दूरी और विस्थापन। दूरी और विस्थापन में क्या अंतर है? दूरी किसी भी दो बिंदुओं के बीच पथ की दूरी, लंबाई को दूरी कहा जाता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक आप चलना स्टार्ट करेंगे, बिंदु ए से लेकर के बी तक चलेंगे तो ये दूरी कहलाएगा। उसके बाद विस्थापन किसी भी दो बिंदुओं के बीच की सीधी लंबाई जब उनके बीच न्यूनतम पथ के साथ मापा जाता हो। अब यहाँ से यहाँ तक, ये अगर यहाँ पर से चलना प्रारंभ किया, इस बीच से रास्ता हो गया, ये विस्थापन कहलाएगा। यानी कि दूरी को शॉर्ट कर देना ही विस्थापन कहलाता है। यहाँ से चलना प्रारंभ करें, यहाँ से यहाँ तक आएंगे और फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे, लेकिन हम क्या करेंगे, शॉर्टकट में इधर से आ जाएंगे या फिर यहाँ पर आकर के इधर कट लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, शॉर्टकट। ये क्या हो जाएगा, विस्थापन कहलाएगा। दूरी एक अदिश राशि है। ये बात याद रखना है कि दूरी एक अदिश राशि है, क्योंकि यह केवल परिमाण पर निर्भर करती है, दिशा पर नहीं करती है। दूरी का मान केवल धनात्मक हो सकता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य भी हो सकता है। दूरी का मान केवल धनात्मक होता है। विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। विस्थापन एक सदिश राशि है, क्योंकि यह परिमाण और दिशा दोनों पर निर्भर करती है। विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, और ये क्या है, अदिश राशि है। एसआई इकाई में मीटर हो गया और एसआई इकाई में इसका मीटर हो गया, दोनों का मीटर हो गया। आइए कुछ चित्रात्मक उदाहरण देखते हैं। अब यहाँ देखेंगे कि एक ए से और एक ए से यहाँ से चलना प्रारंभ करता है। यहाँ से यहाँ तक इधर की ओर जाएगा, इधर की ओर से इधर से जा रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है। इधर से 3 किलोमीटर, इधर से 5 किलोमीटर, इधर से 3 किलोमीटर, इधर से 5 मिनट, ऐसे चलता है। तो यहाँ पर हो गया आपका ये दूरी। जब यहाँ से चलना प्रारंभ करेगा, ऐसे चल करके फिर से पुनः यहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, तो ये क्या कहलाएगा, दूरी कहलाएगा। लेकिन यहाँ पर देखेंगे 200 मीटर है, यहाँ पर 120 मीटर है, यहाँ फैक्ट्री है। अब किसी को ये सीधा रास्ता ऐसे जाने का है, लेकिन ये क्या करेगा, ऐसे घूम करके ऐसे जाएगा, शॉर्टकट मारेगा, तो वो विस्थापन कहलाएगा। यहाँ तय गई दूरी है 3 + 5 + 3 + 5 यानी कि 16 मीटर। यहाँ पर देखेंगे 3 3 5 5, टोटल हो गया 16 मीटर हो गया। और विस्थापन इसका क्या हो गया, 0 हो गया। विस्थापन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये गति और वेग की बात करें। गति और वेग में देखेंगे, गति किसी पिंड द्वारा किसी निश्चित समय में तय की गई दूरी और उस समय के बीच का अनुपात इसे मीटर प्रति सेकंड में मापा जाता है। यह एक क्या है, सदिश अदिश राशि है। गति क्या है, एक अदिश राशि। गति कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकता है, लेकिन विस्थापन ऋणात्मक, शून्य और धनात्मक तीनों हो सकता है। गति वेग के बराबर हो सकती है और नहीं भी हो सकती है। उसके बाद अगर हम वेग की बात करें, वेग किसी दिए गए समय में पिंड में विस्थापन का उस समय से अनुपात होता है, वेग कहलाता है। वेग एक विशेष दिशा में मापी गति है। वेग एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं। वस्तु का वेग दिशा में परिवर्तन के साथ बदल जाती है। वस्तु का वेग
दिशा में परिवर्तन, जैसे ही दिशा में परिवर्तन होगा वैसे ही उसकी स्थिति बदल जाएगी। इकाई रूप मीटर प्रति सेकंड होता है, इसकी इकाई जो होती है मीटर प्रति सेकंड होता है। वेग शून्य, ऋणात्मक, धनात्मक हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या बताएं, वेग शून्य, धनात्मक, ऋणात्मक सब हो सकता है, लेकिन गति सिर्फ और सिर्फ क्या हो सकती है, ऋणात्मक या शून्य, ऋणात्मक और शून्य नहीं हो सकती, सिर्फ धनात्मक हो सकती है। किसी वस्तु का वेग अलग हो सकता है लेकिन गति समान हो सकती है। उदाहरण के लिए एक वृत्ताकार पथ पर समान रूप से गति करने वाले पिंड की पूरी गति कहलाती है। उसकी गति समान होती है लेकिन वृत्त पर प्रत्येक बिंदु पर दिशा में परिवर्तन के कारण उसका वेग क्या होती है, अलग होती है। उसके बाद त्वरण है, उसके बाद मध्यता है। एक्सेलरेशन की बात करें, त्वरण किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर है। यह क्या है, सदिश राशि है, इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। मान लीजिए अगर u प्रारंभिक वेग है और v अंतिम वेग है और t वेग में परिवर्तन में लिया गया है, तो फिर क्या होगा, त्वरण बराबर हो जाएगा a बराबर b माइनस u बट्टा हो जाएगा t। इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाएगा। एक्सेलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी हो जाएगा, उसके बाद दूरी हो जाएगा और टाइम हो जाएगा। त्वरण धनात्मक, शून्य अथवा ऋणात्मक हो सकता है। धनात्मक जब किसी निश्चित समय में पिंड का वेग बढ़ जाता हो तो धनात्मक कहलाएगा। जब पिंड एक समान वेग से गतिमान हो तो शून्य कहलाएगा। जब किसी पिंड का वेग निश्चित समय में कम हो जाता हो तो वो ऋणात्मक कहलाएगा। गति के समीकरण है, समीकरण पर नहीं देखना है, यहाँ से ध्यान देना है आपको। दो आयामों की गति, किसी वस्तु की गति को द्विआयामी कहा जाता है, किसी वस्तु की गति को द्विआयामी कहा जाता है। उसी तरह से हम यहाँ देखेंगे, यदि अंतरिक्ष परिवर्तन में समय के सापेक्ष वस्तु की स्थिति को निर्दिष्ट करने के लिए 3 में 2 निर्देशांकों की आवश्यकता होती है, ऐसी गति में वस्तु समतल में गति करती है। उदाहरण के लिए बिलियर्ड टेबल पर चलती हुई बिलियर्ड गेंद, कमरे के फर्श पर रेंगता हुआ कीड़ा, सूर्य के चारों ओर घूमती हुई पृथ्वी आदि, ये सारे क्या कहलाएगा, द्विविमीय कहलाएगा। द्विविमीय गति के 2 विशेष मामले होते हैं, प्रक्षेपी गति और वृत्तीय गति, दोनों मामले होते हैं। प्रक्षेपी गति क्या होते हैं, प्रक्षेप्य गति एक प्रकार की गति है जिसमें किसी वस्तु या कण जिसे प्रक्षेप्य कहा जाता है को पृथ्वी की सतह के पास फेंका जाता है और यह केवल गुरुत्वाकर्षण की प्रक्रिया के तहत एक घुमावदार पथ पर चलता है। वस्तु पर कार्य करने वाला एकमात्र महत्वपूर्ण बल गुरुत्वाकर्षण है, जो नीचे की ओर कार्य करके नीचे की ओर त्वरण उत्पन्न करता है। प्रक्षेप्य की गति एक द्विवियामी गति है, इसलिए दो भागों में की जा सकती है। एक क्षैतिज हो गया, एक ऊर्ध्वाधर हो गया। एक क्षैतिज हो गया, दूसरा ऊर्ध्वाधर गति हो गया। ये दोनों गतियां एक दूसरे से क्या स्वतंत्र होती हैं। उड़ान के दौरान क्षैतिज घटक अपरिवर्तित रहता है, लेकिन क्षैतिज गति एक समान गति है और ऊर्ध्वाधर गति क्या है, एक समान रूप से त्वरित मंड गति है, जो यहाँ पर कुछ फिगर के द्वारा समझाया गया, फिगर में आप देख सकते हैं। उसके बाद है न्यूटन की गति के नियम। अब यहाँ पे देखेंगे न्यूटन का गति का पहला नियम क्या कहता है। इसमें कहा गया कि प्रत्येक वस्तु तब तक स्थिर रहेगी या सीधी रेखा में एक समान गति करेगी जब तक कि किसी बाहरी बल की क्रिया द्वारा उसे अपनी स्थिति बदलने के लिए मजबूर न किया जाए। बिल्कुल सही बात है। गैलीलियो की अवधारणा है जड़त्व का नियम। भी जड़त्व किसी वस्तु की एक विशेषता है जिसके कारण वस्तु अपनी स्थिति का विरोध करती है। जड़त्व द्रव्यमान के सीधे अनुपातिक होता है। किसी वस्तु का जड़त्व उसके द्रव्यमान से मापा जा सकता है। पहले नियम को गणितीय रूप से इस प्रकार कहा जा सकता है, फोर्स इक्वल टू 0, या फिर कह सकते हैं dv, वेलोसिटी 1 हो गया, उसके बाद dt इक्वल टू हो गया 0। न्यूटन का गति का दूसरा नियम। पहला गति का नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। दूसरा गति नियम है, यह बताता है कि किसी वस्तु पर बाहरी बल लगाने पर उसका वेग किस प्रकार बदलता है। यह बल को समय में प्रति इकाई परिवर्तन के लिए गति द्रव्यमान गुना वेग में परिवर्तन के बराबर परिभाषित करता है। उसके अलावा यह बल की मात्रात्मक परिभाषा भी प्रदान करता है। उसके अलावा स्थिर द्रव्यमान वाली वस्तु के लिए दूसरा नियम बताता है कि बल वस्तु के द्रव्यमान यानी कि मास उसके त्वरण एक्सेलरेशन गुणनफल होता है।
जो यहाँ पर दिखाया गया। न्यूटन का गति का तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम में कहा गया है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रियाएं होती हैं। तीसरा नियम में सभी बल युग्मों में होते हैं। यदि एक वस्तु A दूसरी वस्तु B पर बल लगाती है तो B एक साथ A पर FP बल लगाती है और दोनों बल बराबर और विपरीत होते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ FA इक्वल टू हो जाएगा FB, यानी क्रिया प्रतिक्रिया का बल हो गया। जब अपने हाथ से किसी दीवार पर मारेंगे तो जितना जोर से मारेंगे उतनी जोर से आपको चोट लगेगा, तो उसको हम क्या कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का बल कहते हैं। उसके बाद संवेग। संवेग हो गया, इसे गतिशील द्रव्यमान के रूप में भी परिभाषित किया जा सकता है। रेखीय संवेग या स्थानीकरण बराबर होता है किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है, जिसको हम बोलते हैं P बराबर M और V। मास हो गया, वेलोसिटी हो गया। जहाँ P हो गया रेखीय संवेग, P यहाँ पर रेखीय संवेग, और M हो गया द्रव्यमान यानी कि मास, और V हो गया वेलोसिटी, वेग हो गया। एक क्या है? सदिश राशि है। उसके बाद आवेग हो गया I या जूल। इस समय के संबंध में बल के अभिन्न अंग या तीव्रता के रूप में परिभाषित किया जाता है। इकाई होता है इसका न्यूटन, सेकंड होता है। आवेग की मात्रा बल इंटू समय अंतराल है। लगाए गए बल की आवेशशील प्रगति के कारण बहुत ही कम समय में किसी पिंड के संवेग में अचानक परिवर्तन आ जाता है। उदाहरण के लिए फुटबॉल, जूडो आदि खेलों में यह बल का आवेग है जो अचानक गति प्रदान करता है। उसके बाद है जड़त्व। ये संवेग हम देख रहे थे। उसके अलावा अब यहाँ पर है जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम क्या कहता है? यह किसी भी भौतिक वस्तु की गति की अवस्था में किसी भी परिवर्तन के प्रति प्रतिरोध है। इसे न्यूटन की गति के प्रथम नियम में भी परिभाषित किया गया है। किसी पिंड का जड़त्व पिंड के द्रव्यमान के सीधे क्या होते हैं? समानुपाती होते हैं। इस बात को अच्छी तरीक़ा से गांठ बांध लीजिएगा। क्या होते हैं? जड़त्व के पिंड के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। संतुलन की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो संतुलन यह किसी प्रणाली की वह स्थिति है जब ना तो उसकी गति की अवस्था और ना ही उसकी आंतरिक ऊर्जा की अवस्था समय के साथ में बदलती है। उसे हम क्या कहते हैं? संतुलन कहते हैं। संतुलन तीन प्रकार का होता है। एक संतुलन है एक छोटे से विचलन के साथ शरीर संतुलन में रहता है। उदाहरण के लिए एक पहिया क्षैतिज सतह पर घूम रहा है यदि आप इसे रोक दें। उसके बाद किसी भी बिंदु पर पहिया या संतुलन की स्थिति में होगा। दूसरा है अस्थिर संतुलन। अस्थिर में संतुलन अवस्था से शरीर के एक छोटे से विचलन के साथ बल उत्पन्न होते हैं जो इस विचलन को बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए एक गोलाकार प्रक्षेपण के शीर्ष पर स्थित एक गेंद हो गया। उसके बाद है स्थिर संतुलन। इस अवस्था से शरीर के छोटे विचलन के साथ बल या बल के क्षण उत्पन्न होते हैं जो शरीर को संतुलन की स्थिति में वापस लाते हैं। उदाहरण के लिए एक गोलाकार गहराई के तल पर स्थित एक गेंद हो गया। उसके बाद घर्षण देखेंगे। यह संपर्क में आने वाले सतहों के बीच लगने वाला बल जो उनकी सापेक्ष स्पर्शीय गति का प्रतिरोध करता हो। घर्षण बल एक ऐसा बल है जो दो वस्तुओं के संपर्क में आने पर गति का प्रतिरोध करता हो। शुष्क और खुरदरी सतहों के लिए घर्षण अधिक होता है और चिकनी गीली सतहों के लिए कम होता है। इसलिए आप प्लेन सतह पर चप्पल पहन के जाते हैं तो क्या होता है? फिसलता ज़्यादा है, और मिट्टी पर चलते हैं तो कम फिसलता है। तो वो प्लेन सतह होता है जिसकी वजह से घर्षण उसका कम जाता है, जिसकी वजह से फिसलते हैं। और मिट्टी पर जब चलते हैं तो उस पर क्या होता है कि घर्षण ज़्यादा होता है जिसकी वजह से कम फिसलते हैं आप। फर्श पर अगर पानी गिरा दिया जाए तो खाली पाँव आप नहीं चल सकते, फिसल जाएंगे, क्योंकि घर्षण उसमें कम गया। ये घर्षण होता है। घर्षण के प्रकार में उदाहरण सहित देखेंगे यहाँ पर रोलिंग घर्षण। रोलिंग घर्षण में उदाहरण के लिए मोटरसाइकिल चलाते समय बल्लेबाज द्वारा मोटरसाइकिल चलाते समय ये हो गया रोलिंग घर्षण में छक्का गोल गोल नाचता है। बल्लेबाज द्वारा हिट किए जाने के बाद गेंद एक निश्चित दूरी तक लुढ़कने के बाद रुक जाती है। ये भी रोलिंग घर्षण है। उसके बाद द्रव घर्षण, जैसे स्काई डाइविंग या तैराकी, जब हम पानी में तैरते हैं तो वो द्रव घर्षण हो गया। उसके बाद सर्पी घर्षण है, जैसे किसी व्यक्ति का फुटपाथ पर ठोकर खाना या गिरना। ये क्या? पेंसिल से पृष्ठ पर लिखना। जब हम कलम चलाते हैं या पेंसिल से लिखते हैं किसी पृष्ठ पर तो वो सर्पी घर्षण कहलाता है। द्रव घर्षण जब हम तैरते हैं या स्काई डाइविंग करते हैं तब। उसके बाद है स्नेहन घर्षण। स्नेहन घर्षण उदाहरण के लिए काम करते समय इंजन के स्पेयर पार्ट्स को गर्मी और टूट फूट से बचाने के लिए स्नेहक तरल का उपयोग करते हैं, जैसे कि ग्रीस डाल देते हैं, मोबिल डाल देते हैं,
तो वो क्या होता है, स्नेहक घर्षण कहलाता है, ताकि उसका घर्षण बढ़ जाए। जब हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल के चक्कों में क्या करते हैं, तेल वगैरह या मोबिल वगैरह डालते हैं। मशीन चलाते हैं तो मशीन के अंदर तेल डालते हैं ताकि वो फ्री हो जाए। तो इस तरह से हम ग्रीस का और मोबिल का या फिर किसी ऑयल का इस्तेमाल करते हैं, तो वो कहलाता है आपका स्नेहक घर्षण। उसके अलावा है स्थितिज घर्षण। स्थितिज घर्षण वह बल एक स्थिर वस्तु को स्थिर रखता है, स्थितिज घर्षण कहलाता है। उसके बाद गतिज घर्षण है। गतिज पिंड के मामले में गतिज घर्षण बल ही गतिशील वस्तु को धीमा करता है। लेकिन उसके बाद यदि किसी स्थिर बल F के अधीन वस्तु S दूरी तक विस्थापित होती हैं तो बल कहलाता है। लेकिन अब यहाँ पर चैप्टर आपका स्टार्ट हुआ कार्य और ऊर्जा और शक्ति, यानी वर्क, एनर्जी एंड पावर। पहला देखेंगे इसका कार्य। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, वस्तु में बल की दिशा में गति करती है, तो बल द्वारा किया गया कार्य क्या कहलाता है, कार्य कहलाता है। बल द्वारा किया गया कार्य बल और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। SI इकाई होता है इसका न्यूटन मीटर या जूल कहते हैं। CGS इकाई होता है A वर्ग। उसके बाद इसका विमीय जो होता है mL2T2। उसके बाद विभिन्न मामले में यदि किसी स्थिर बल F के अधीन वस्तु S दूरी तक विस्थापित होती है तो बल W द्वारा किया गया कार्य होगा। W बराबर क्या है, F/S कोस थीटा। जहाँ यहाँ पर फोर्स दिखाया गया, यहाँ पर थीटा दिखाया गया, यहाँ पर जैसे S दिखाया गया। S क्या हो गया, यहाँ पर दूरी हो गया। विभिन्न मामले हैं यदि वस्तु वास्तव में विस्थापित नहीं होती है, अर्थात S बराबर 0 होती है, यानी कि दूरी उसका क्या होती है 0, तो क्या गया कार्य क्या होगा, शून्य होगा। उदाहरण के लिए दीवार को धक्का दे रहे हैं तो दीवार तो धक्का कितना भी देंगे तो वो घसकेगा नहीं अपनी जगह से, तो वो क्या हो जाएगा, उसका शून्य हो जाएगा। आप तो बल लगा रहे हैं लेकिन वो घसक नहीं रहा। यदि पिंड को बल की दिशा के लंबवत विस्थापित किया जाता है अर्थात के थीटा बराबर 90 डिग्री, तो किया गया कार्य शून्य होगा। उदाहरण के लिए हाथ में थैला लेकर के चलना, कुली का सिर पर सामान ढोना। जब हाथ में थैला लेकर चलते हैं तो एक बल के साथ में उसको लटकाए हुए हैं, तो वो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री के एंगल पर बनाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, इसका कार्य क्या होगा, शून्य होगा। या फिर कोई कुली है किसी का सामान सर पे उठाता है तो वो क्या कहलाता है, वो भी क्या हो जाएगा, इसका बल शून्य, कार्य शून्य हो जाएगा। उसके बाद कार्य सकारात्मक, जब तीर उदाहरण के लिए गेंद को किक मारना या मेज या कुर्सी या किसी अन्य चीज को धकेलना आदि क्या है, किसका उदाहरण है ये, आप ये हो जाएगा आपका जब बल अधिक कोण पर हो तो क्या होगा, ऋणात्मक होता है। उदाहरण के लिए घर्षण बल द्वारा किया गया कार्य या गुरुत्वाकर्षण के विरोध किया गया कार्य कहलाता है। ऊर्जा की बात करें तो कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा क्या है, एक अदिश राशि, इसका SI मात्रक न्यूटन मीटर होता है या जूल होता है। CGS जो इकाई होता है एक वर्ग होता है। इसका विमीय सूत्र होता है ये। उसके बाद जैसे यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, ये इसका उदाहरण। या रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ऊष्मा ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा आदि क्या है, ऊर्जा का ही उदाहरण है। भूतापीय ऊर्जा, उसके बाद भूतापीय ऊर्जा पृथ्वी की सतह के भीतर प्राप्त होने वाली ऊष्मा कहलाता है। अब यहाँ पर देखेंगे गतिज और स्थितिज ऊर्जा दे रखे हैं, एक तरफ परिवर्तन दे रखे हैं, किसमें किसको बदला जा सकता है। काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी से पोटेंशियल एनर्जी में किस तरह से हम परिवर्तन करते हैं। यहाँ कह रहा है द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ऑफ अ सिस्टम विथ रिस्पेक्ट टू द मोशन ऑफ द बॉडी और द पार्टिकल्स इन द सिस्टम। इसे हम किस में बदलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी द स्टोर्ड एनर्जी इन ए ऑब्जेक्ट और सिस्टम बिकॉज इट द पोजिशन द कॉन्फिगरेशन। उसके अलावा दूसरा है काइनेटिक एनर्जी कैन बी द ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन मूविंग ऑब्जेक्ट टू अनदर। पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी द ट्रांसफर्ड। पोटेंशियल एनर्जी को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, इसे हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार मूव कर सकते हैं, अनदर में बदल सकते हैं। फ्लोइंग वाटर सच एज द वैन द फैलिंग फ्रॉम ए द वाटरफॉल, लेकिन इसे हम क्या कर सकते हैं, वाटर एट द टॉप ऑफ द वाटरफॉल बिफोर द प्रिंसिपल। उसके बाद है काइनेटिक एनर्जी, जो यहाँ पर फॉर्मूला दिखाया गया, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में क्या है, ये वाला मास, ग्रेविटी और हाइट होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, मास और वेलोसिटी होता है। इसमें देखेंगे फिर से काइनेटिक एनर्जी में मास और वेलोसिटी होता है, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है, मास और ग्रेविटी और हाइट तीनों होता है। उसके बाद आइए ऊर्जा संरक्षण का नियम। यहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा था ऊर्जा संरक्षण के नियम से, उदाहरण से ज़्यादा पूछा जाता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था कि ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता और ना ही नष्ट किया जा सकता। कितनी अच्छी बात कही। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ऊर्जा को ना ही नष्ट किया जा सकता, ना ही बनाया जा सकता, सिर्फ एक वस्तु से दूसरे वस्तु में परिवर्तन किया जा सकता है। ऊर्जा परिवर्तन के कुछ उदाहरण नीचे दिया गया, वो देखेंगे। सूर्य परमाणु ऊर्जा को ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। सूर्य परमाणु ऊर्जा को ऊष्मा और प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद है हमारा शरीर
हमारे भोजन में मौजूद रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है ताकि हम आगे बढ़ सकें। उसके बाद एक बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है। उसके बाद बिजली ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा या ऊष्मा ध्वनि को ऊर्जा में बदलती है। ये सारे सिर्फ परिवर्तन कर सकते हैं, ना कि बना सकते हैं, ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो ऊर्जा परिवर्तन के कुछ उदाहरण दिया गया, जो क्या बताएं कि सूर्य परमाणु ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, प्रकाश ऊर्जा को बदलता है, और हमारे शरीर में जो मौजूद होता है भोजन जो खाते हैं उसको रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, और बिजली का पंखा जो चलता है विद्युत ऊर्जा को लेकर के किसमें बदलता है, गतिज ऊर्जा में, और बिजली विद्युत ऊर्जा को प्रकाश में, ऊष्मा में और ध्वनि में बदल सकती है। उसके बाद है गुरुत्वाकर्षण। उससे पहले शक्ति है, शक्ति को देखें। शक्ति क्या है? किसी पिंड द्वारा कार्य करने की दर को हम क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। सीधी रेखा में गतिमान किसी वस्तु द्वारा लगाई गई शक्ति बल गुणनफल तथा वेग के बराबर होती है। शक्ति बराबर होता है वर्क डन यानी कि टाइम टेकन। शक्ति की इकाई जूल प्रति सेकंड यानी कि जूल प्रति सेकंड है, जिसे हम क्या कहते हैं, वाट के रूप में दिखाया जाता है। और यहाँ पर देखेंगे कुछ यूनिट दिखाया गया आपको। 1 वाट इक्वल टू होता है 1 जूल प्रति सेकंड। उसके बाद 1 केल्विन वाट होता है 103 वाट के बराबर। 1 MW के बराबर होता है 106। उसके हॉर्स पावर के बराबर होता है 746। 1 वाट सेकंड होता है किसके बराबर, 1 जूल के बराबर। 1 वाट आवर होता है 3600 जूल के बराबर। 1 किलोवाट बराबर होता है 3 × 6 × 10⁻106 जूल के बराबर होता है। इस बात को भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये बात। उसके बाद हमारा है गुरुत्वाकर्षण। गुरुत्वाकर्षण में न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार ब्रह्मांड में पदार्थ का प्रत्येक कण प्रत्येक दूसरे को एक दूसरे के बल से आकर्षित करता है, जो कणों के द्रव्यमान के गुणनफल के सीधे अनुपातिक और उनके बीच की दूरी वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। गणितीय शब्दों में सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण का नियम इस प्रकार दिया गया है, जो यहाँ पर एक फॉर्मूला दिखाया गया है गुरुत्वाकर्षण को निकालने का। फोर्स इक्वल टू गुरुत्वाकर्षण मास 1 मास 2 है, और नीचे में क्या है, रेडियस दे रखा है। उसके बाद है दो बिंदु द्रव्यमानों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल का परिणाम है। जी गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है, जिसका वैल्यू होता है आपका ये 6 × 6 7 10⁻⁻11 नैनोमीटर स्क्वायर kg - 2 मीटर इनवर्स। मास 1 जो है पहले बिंदु का द्रव्यमान है, मास 2 जो है दूसरे बिंदु का द्रव्यमान है। आर जो है यहाँ पर बीच की दूरी, द्रव्यमानों के बीच की दूरी को बता रहा है। उसके अलावा गुरुत्वाकर्षण का नियम है चंद्रमा और सूर्य के कारण आने वाले ज्वार भाटे को बारे में बताता है। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण दूरी पर क्रियाशील बल भी जाता है, क्योंकि यह तब भी कार्य कर सकता है जब पिंड भौतिक संपर्क में ना हो, तब भी कार्य कर सकता है। ये कौन, गुरुत्वाकर्षण। उसके बाद है गुरुत्वाकर्षण, यह वह बल है जो किसी पिंड को पृथ्वी के केंद्र की ओर आकर्षित करता है, या हम सरल शब्दों में कह सकते हैं कि जब दो पिंडों में से एक पिंड पृथ्वी तो दूसरा क्या, गुरुत्वाकर्षण को गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कौन कौन से होते हैं, वो त्वरण देखेंगे। यह वह त्वरण है जो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण के कारण अपनी सतह पर या उसके निकट स्थित वस्तुओं को प्रदान करती है, जब कोई पिंड गुरुत्वाकर्षण के प्रवाह से गति कर रहा होता है। गैलीलियो का क्या कहना था? इन्होंने कहा कि सबसे पहले यह एक निष्कर्ष निकाला था कि निर्वात में सभी वस्तुएं समान त्वरण से गिरती हैं और एक ही समय पर जमीन पर पहुंचती हैं। इसका इकाई होता है मीटर प्रति सेकंड वर्ग, या 9.8 मीटर प्रति सेकंड का अनुमानित लक्ष्य लगाया गया मूल्य है। उसके बाद समुद्री तल पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण ज्ञात करने के लिए गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक को छोटा सिंबल जी से इंडिकेट किया गया, प्रतिस्थापित किया गया। उसके अलावा पृथ्वी का द्रव्यमान जो होता है पृथ्वी का द्रव्यमान ये मास 1 हो गया। गुरुत्वाकर्षण बल के सूत्र में पृथ्वी की त्रिज्या हो गया r, रेडियस हो गया हमारे पास है, जो यहाँ पर एक फार्मूला भी यहाँ पर दिखाया गया, वो फार्मूला को आप देखेंगे। उसके अलावा यहाँ पर एक उदाहरण लेकर के बताया गया गुरुत्वाकर्षण के परिवर्तन। ऊंचाई में वृद्धि के साथ गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कम हो जाता है। उसके बाद जी ध्रुव पर अधिकतम होता है, जो यहाँ गुरुत्वाकर्षण का जो ध्रुव होता है वहाँ पर क्या होता है, उसका अधिकतम होता है। ये जी भूमध्य रेखा पर न्यूनतम होता है, यानी कि ध्रुव पर जब छोटा जी का मान होगा वो अधिक होगा, और भूमि पर आएगा तो उसका मान क्या हो जाएगा, न्यूनतम होगा। पृथ्वी के घूमने के कारण घटता है। यदि पृथ्वी की कोणीय गति बढ़ती है तो क्या होगा, ये जी का मान क्या होगा, घटेगा, छोटा वाला जी का। यदि पृथ्वी की कोणीय गति बढ़ती है तो इसका जी का मान क्या होगा, घटेगा, दोनों स्थिति। उसके बाद है गुरुत्वाकर्षण केंद्र। यह किसी पिंड में वह बिंदु है जिसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण बलों के कारण परिणाम स्टॉक लुप्त हो जाता है। पृथ्वी की सतह के पास गुरुत्वाकर्षण केंद्र और द्रव्यमान केंद्र समान होते हैं। उसके बाद द्रव्यमान देखेंगे, द्रव्यमान और वजन। यह किसी पिंड में पदार्थ की मात्रा
चाहे उसका आयतन कुछ भी हो या उस पर कोई बल कार्य कर रहा हो। इकाई किलोग्राम हो गया, द्रव्यमान बल या बटा त्वरण हो गया, द्रव्यमान को वेग बटा वेग समवेग बटा वेग हो गया, द्रव्यमान को भार बटा गुरुत्वाकर्षण हो गया। भार देखेंगे यहाँ पर, यह गुरुत्वाकर्षण द्वारा किसी पिंड पर लगाया गया बल और इसकी गणना द्रव्यमान गुना त्वरण W बराबर O के रूप में की जाती है। इकाई हो गया न्यूटन मीटर, उसके बाद W बराबर mg लिखते हैं। वस्तु का भार हो गया द्रव्यमान बटा गुरुत्वाकर्षण त्वरण। जो यहाँ पर एक उदाहरण द्वारा वेट ऑफ द पर्सन्स इनसाइड द लेफ्ट दिखाया गया। एक नॉर्मल वेट है, यहाँ पर ग्रेटर देन नॉर्मल वेट है और यहाँ पर लेस देन नॉर्मल वेट है। उसके अलावा यहाँ पर जीरो वेट है। उपग्रह, उपग्रह एक चंद्रमा ग्रह या मशीन है जो किसी ग्रह या तारे की परिक्रमा करता है। उदाहरण के लिए पृथ्वी क्या है, एक खुद उपग्रह है। पृथ्वी क्या है, एक उपग्रह, क्योंकि यह सूर्य की परिक्रमा करती है। इसी तरह चंद्रमा भी एक उपग्रह है क्योंकि यह पृथ्वी की परिक्रमा करती है। दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह है स्पुतनिक फर्स्ट। ये सोवियत संघ द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को प्रक्षेपित किया गया था। ये बात को अच्छी तरीक़ा से ध्यान देना, इस बात को। दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह क्या है, स्पुतनिक, जो पहला सोवियत संघ द्वारा 4 अक्टूबर 1957 को प्रक्षेपित किया गया था। उसके बाद है पलायन वेग। पलायन वेग यह वह गति है जिस पर किसी वस्तु की गतिज ऊर्जा तथा गुरुत्वाकर्षण अस्थिर ऊर्जा शून्य होती है। जो यहाँ पर देखा गया फॉर्मूला, पृथ्वी की सतह पर पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर सेकेंड। चंद्रमा की सतह पर 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। पृथ्वी का सतह पर पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड और चंद्रमा की सतह पर होता है 2.4 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। उसके बाद केपलर के नियम कुछ हैं। केपलर के नियम देखेंगे। केपलर के नियम कहते हैं कि जोहान्स केपलर ने 3 नियम विकसित किए जो आकाश में ग्रहों की गति का वर्णन करते हैं। पहला कक्षाओं का नियम है। इसमें कहा गया कि सभी ग्रह अंडाकार कक्षाओं में घूमते हैं जिसमें सूर्य एक फोकस पर होता है। सूर्य के इर्द सारे ग्रह घूमते हैं। इसे दीर्घवृत्त के नियम के रूप में भी जाना जाता है। उसके बाद क्षेत्रीय का नियम दूसरा बताया। इसमें कहा गया कि किसी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। उसके बाद बताया गया आवर्त का नियम। आवर्त का नियम में इसमें कहा गया कि किसी भी ग्रह की अवधि का वर्ग उसकी कक्षा के अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। उसके बाद कृत्रिम उपग्रह के लिए कक्षाओं के प्रकार में कक्षा व वक्र पथ हैं जो अंतरिक्ष में एक वस्तु जैसे तारा, ग्रह, चंद्रमा, उसके बाद क्षुद्र ग्रह या अंतरिक्ष यान गुरुत्वाकर्षण के कारण किसी अन्य वस्तु के चारों ओर तय करती हैं। उसके अलावा है भूस्थिर कक्ष। भूस्थिर कक्षा में उपग्रह भूमध्य रेखा के ऊपरी पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं, जो पृथ्वी के घूर्णन से मेल खाता है। 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड क्या बोले, पृथ्वी के घूर्णन से मेल खाता है जो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड में इससे एक निश्चित स्थान पर स्थिर दिखाई देते हैं। पृथ्वी के घूर्णन से मेल खाने के लिए जो ग्रफी उपग्रह यानी कि 35,786 किलोमीटर की ऊंचाई पर लगभग में 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से यात्रा करते हैं। जो यहाँ पर एक फिगर दिखाया गया आपको, इक्वेटर है। यहाँ पर GEO का उपयोग दूरसंचार, मौसम निगरानी, उपग्रह विशिष्ट क्षेत्र पर नियंत्रण कवरेज बनाए रखने के लिए किया जाता है। इसको अच्छी तरीक़ा से देखेंगे। एक फिगर यहाँ पर दिखाया गया। उसके अलावा है समलिक कक्षाएं। भूस्थिर कक्षाएं यानी कि GEO में उपग्रह पृथ्वी की सतह पर से लगभग में 35,786 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी के केंद्र पर 42,164 किलोमीटर दूर उच्च पृथ्वी कक्षा में स्थित होते हैं। भूमध्य रेखा के साथ संरेखित GEO उपग्रह दूरसंचार और सुदूर संवेदन के लिए आदर्श होते हैं, जबकि भू समकालिक उपग्रह का झुकाव कोई भी हो सकता है, विशेष रूप से भूमध्य रेखा तल पर स्थित होता है। यहाँ पर एक और फिगर दिखाया गया, उस फिगर को आप देखेंगे। यहाँ पर दिखाया गया जो स्टेशनरी है, उसके अलावा यहाँ पर जो स्टेशन जैसे, उसके अलावा यहाँ पर पृथ्वी है और यहाँ पर दिखाया गया उपग्रह दिखाया गया। इस तरह से पृथ्वी की निचली कक्षाएं। पृथ्वी की निचली कक्षा में यह पृथ्वी की सतह के अपेक्षित निकट है। यह सामान्य पृथ्वी से 1000 किलोमीटर से कम की ऊंचाई पर होता है, लेकिन पृथ्वी से 160 किलोमीटर तक भी कम ऊंचाई पर हो सकता है। उसके बाद जियोस्टेशनरी में के उपग्रहों के विपरीत उन्हें हमेशा पृथ्वी के भूमध्य रेखा के साथ परिक्रमा करनी होती है और उपग्रहों को हमेशा पृथ्वी के चारों ओर एक विशेष पथ का अनुसरण नहीं करना पड़ता है।
यह उपकरण इमेजिंग के लिए सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली कक्षा है क्योंकि सतह के निकट होने के कारण यह उच्च रेजोल्यूशन है। उसके बाद छवियां लेने से सक्षम है। यह अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए भी प्रयुक्त कक्षाएं हैं। इस कक्षा में उपग्रह लगभग में 7.8 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से भ्रमण करते हैं। इस गति से एक उपग्रह को पृथ्वी का चक्कर लगाने में लगभग 90 मिनट लगते हैं, जिसका अर्थ है कि ISS एक दिन में पृथ्वी के चारों ओर लगभग में 16 बार चक्कर लगाता है। यहाँ पर देखेंगे एक फिगर दिखाया गया, फिगर को 1000 किलोमीटर है, इक्वेटर पर है, उसके बाद नॉर्थ है, ये साउथ पोल है, उसके बाद ये पृथ्वी का एक चक्कर लगाने पर दिखाया गया LEO। उसके बाद है मध्य पृथ्वी कक्षा। मध्य पृथ्वी कक्षा में LEO या GEO के बीच कई कक्षाओं की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है। यह LEO के समान है क्योंकि इसे पृथ्वी के चारों ओर विशिष्ट पट लेने की आवश्यकता नहीं है और इसका उपयोग कई अलग अलग अनुप्रयोगों के साथ विभिन्न उपग्रहों पर किया जाता है। इसका इस्तेमाल नेविगेशन सैटेलाइट्स द्वारा बहुत आम तौर पर किया जाता है। इन नेविगेशन सैटेलाइट्स का इस्तेमाल कई तरह के नेविगेशन के लिए किया जाता है, जिसमें बड़े बड़े जंबो जेट को ट्रैक करने से लेकर के आपके स्मार्टफोन पर दिशा निर्देश प्रदान करने में शामिल है। ये LEO का इस्तेमाल होता है जो आपके मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल होता है। उसके बाद है ध्रुवीय कक्षा और सूर्य समकालिक कक्षाएं। ध्रुवीय कक्षाओं उपग्रह आमतौर पर पश्चिम से पूर्व की ओर बजाय उत्तर से दक्षिण की ओर पृथ्वी के पास से गुजरते हैं, जो पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर से लगभग गुजरते हैं। पृथ्वी कक्षाएं एक प्रकार की निम्न पृथ्वी कक्षा है क्योंकि वे 200 से लेकर के 1000 किलोमीटर के बीच कम ऊंचाई पर होती है। सूर्य समकालिक कक्षाएं यानी कि SSO एक विशेष प्रकार की ध्रुवीय कक्षाएं हैं। ध्रुवीय क्षेत्रों में यात्रा करने वाला SSO में उपग्रह सूर्य के साथ में समकालिक होते हैं। उसके अलावा इसका मतलब है कि वे सूर्य के सापेक्ष हमेशा एक ही निश्चित दिशा में रहने के लिए समकालिक होते हैं। इसका मतलब है कि उपग्रह हमेशा एक ही स्थानीय समय पर एक ही स्थान पर जाता है। उदाहरण के लिए हर दिन ठीक दोपहर में पेरिस शहर से गुजरता है। उसके बाद स्थानांतरण कक्षाएं और भूस्थिर स्थानांतरण। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी लग रहा है आपको कि हम रीडिंग कर रहे हैं या फिर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इसको रिपीट करके देखेंगे। जब इस पर हम ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अभी थोड़ा सा 10% 20% आपके माइंड में आ जाएगा। उसके बाद अलावा ऑब्जेक्टिव कराएंगे तो उस पर डिस्कशन करेंगे तो लगेगा कि हाँ ये चीज़ हम सीखे हैं या पढ़े हैं, तो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो वहाँ आपको फायदा होगा जब ऑब्जेक्टिव इसके साथ में करेंगे। तब इसको देखने के बाद ऑब्जेक्टिव सेशन जरूर देखेंगे। अब यहाँ देखेंगे उपग्रहों को हमेशा सीधे उनकी अंतिम कक्षा में नहीं रखा जाता है। अक्सर उपग्रहों को एक स्थानांतरित कक्षा में रखा जाता है। हैरू एक ऐसी कक्षा है जहां अंतर्निर्मित मोटरों से अपचक्रित कम ऊर्जा का उपयोग करके उपग्रह या अंतरिक्ष यान का एक से दूसरी कक्षा में किया जाता है। उसके बाद इस तरह से GEO तक पहुंचना सबसे आम स्थानांतरण कक्षाओं में से एक का उदाहरण है, जिसे भूस्तरीय स्थानांतरण कक्षा GTO कहा जाता है। पदार्थ के सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। अब यहाँ देखेंगे पदार्थ के सामान्य गुण। द्रव वह पदार्थ है जिसमें जड़ता होती है तथा भौतिक स्थान घेरता है। उसके अलावा पर्यास्थान, बल लगाकर, उदाहरण के लिए धक्का देकर, खींचकर, घुमाकर या संपीड़ित करके इसके आयाम बदले जा सकते हैं, लेकिन बाद में यह अपने मूल आकार में वापस आ जाता है। उसके बाद विरूपण, बल को तनाव कहा जाता है और विरूपण को तनाव कहा जाता है। उसके बाद लचीलापन, यह एक ठोस पदार्थ का निरूपण जो लागू बलों के जवाब में आकार में अपरिवर्तनीय परिवर्तन से गुजरता है। प्लास्टिक निरूपण धातुओं, मिट्टी, चट्टानों, कंक्रीट, फोम, हड्डी, त्वचा सहित अधिकांश सामग्रियों में देखा जाता है। कौन? लचीलापन। तन्यता है किसी पदार्थ पर लगाया गया प्रतिबल उस पदार्थ पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगाया गया बल होता है, जो तन्यता दिखाया गया यहाँ पर, और इकाई दिखाया गया उसका नैनोमीटर, न्यूटन मीटर 2 या पास्कल भी कह सकते हैं। उसके बाद खिंचाव यहाँ पर देखेंगे, यह बाहर रूप से लगाए गए बलों के कारण किसी वस्तु के आकार या आकृति में होने वाला सापेक्ष परिवर्तन होता है। खिंचाव का यहाँ फॉर्मूला दे रखा है, स्ट्रेन की इकाई नहीं होती है, स्ट्रेन की कोई इकाई नहीं होती है। हुक का नियम में देखेंगे, हुक का नियम क्या है? यह बताता है कि किसी स्प्रिंग को कुछ दूरी तक फैलाने या संपीड़ित करने के लिए आवश्यक बल उस दूरी के समानुपाती होता है। यह हुक का नियम होता है। यंग संपांक
यह बताता है कि लोच का एक माप किसी पदार्थ पर लगने वाले तनाव और उत्पन्न विकृति का अनुपात के बराबर होता है। ये हुक का नियम। उसके बाद है दबाव, प्रेशर। इसे प्रति इकाई क्षेत्र पर बल के रूप में परिभाषित किया जाता है और यह एक अदिश राशि है। प्रति इकाई क्षेत्र पर लगने वाले जोर को दबाव के रूप में जाना जाता है। दबाव बराबर होता है जोर या क्षेत्र इकाई या पास्कल, जो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। उसके बाद है एक आदर्श गैस का दबाव। आदर्श गैस में अणुओं का कोई आयतन नहीं होता है, वे परस्पर क्रिया नहीं करते हैं। आदर्श गैस नियम के अनुसार दाब, तापमान, आयतन, मात्रा के साथ रैखिक रूप में बदलता है, जो यहाँ पर देखा गया P बराबर nRT, जहाँ P हो गया गैस का निरपेक्ष, N हो गया पदार्थ की मात्रा, T हो गया निरपेक्ष तापमान, V हो गया आयतन, R हो गया सार्वभौमिक गैस, जिसका वैल्यू होता है 8.3145 जूल मोल केल्विन। उसके बाद द्रव्यमान। द्रव्यमान में दबाव द्रव्य में उपस्थित किसी भी वस्तु की सतह पर द्रव्य के भार के कारण होता है, जो P बराबर दिखाया गया यहाँ पर। P हो गया दबाव, H हो गया गहराई इसकी। उसके अलावा जैसे जैसे हम नीचे की ओर बढ़ते हैं, बांध की दीवार की चौड़ाई क्या होती है, बढ़ती जाती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गहराई जितनी अधिक होगी, तरल पानी का दबाव उतना ही अधिक होगा। इसलिए बढ़ते दबाव को झेलने के लिए बांध की चौड़ाई नीचे की ओर बढ़ती जाती है, जो यहाँ पर दिखाया गया है एक फिगर के माध्यम से। जो फिगर में है हाई प्रेशर है, थिक वॉल है, थिन वॉल है, उसके बाद लो प्रेशर है, एक मछली को दिखाया गया। तो यहाँ पर कह रहा है दबाव, यह पृथ्वी या किसी अन्य ग्रह के वायुमंडल में उस सतह के ऊपर हवा के भार द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र पर लगाया गया बल है। एक वायुमंडल बराबर होता है 740 टॉर्क, यानी कि 101.3 kPa। पास्कल का नियम कहता है किसी भी तरल पदार्थ पर लगाया गया दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से प्रेषित होने वाला बल है। यह बल तरल पदार्थ के संपर्क में आने वाली किसी भी सतह पर समकोण पर कार्य करता है। पास्कल के नियम का अनुप्रयोग कैसे करेंगे, यहाँ देखें। हाइड्रोलिक लिफ्ट है, लिफ्ट पास्कल के नियम पर ही काम करता है। अगर पास्कल ने नियम नहीं देता तो आज लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं हो पाता। इसका उपयोग भारी वस्तुओं को उठाने के लिए किया जाता है। यह पूरे द्रव्य में समान दाब संचरण के सिद्धांत पर आधारित है। संकीर्ण सिलेंडर एक व्यापक सिलेंडर से जुड़ा होता है, जो एक असंपीडनीय द्रव्य से भरे वायुरोधी पिस्टन से सुसज्जित होते हैं। जब पिस्टन ए के दबाव में पिस्टन बी में प्रेषित होता है तो पिस्टन बी बड़ी मशीनों, वाहनों जैसी भारी वस्तुओं को उठाता है। उसके बाद है हाइड्रोलिक जैक। इन्होंने ही प्रयोग करके दिखाया था हाइड्रोलिक जैक का। हाइड्रोलिक जैक पास्कल के नियम के सिद्धांत का पालन करती है। इनका उपयोग भारी वस्तुओं को उठाने के लिए किया जाता है। जब इसके हैंडल को दबाया जाता है तो बल्ब बंद हो जाता है और छोटा पिस्टन द्रव्य को दूसरे बल्ब के माध्यम से एक बड़े सिलेंडर में ढकेलता है, जो तब लोड प्रेषित करने के लिए एक बड़ा बल उत्पन्न करता है। हैंडल को बार बार ऊपर नीचे तब घुमाया जाता है जबकि हाइड्रोलिक द्रव्य द्वारा अपलोड को पर्याप्त रूप से ऊपर नहीं उठा लिया जाता है। उसके बाद हाइड्रोलिक ब्रेक। पास्कल के नियम का पालन करता है हाइड्रोलिक ब्रेक। जब ब्रेक पेडल पर लगाया जाता है तो मास्टर सिलेंडर में पिस्टन और रोड की गति होती है। एक तरल जिसे ब्रेक या हाइड्रोलिक द्रव्य के रूप में जाना जाता है कंटेनर में बंद होता है, जिसका उपयोग ब्रेक पेडल से वाहन के पहियों तक ब्रेक डिस्क या ब्रेक ड्रम के खिलाफ दबाव संचारित करने के लिए किया जाता है। जो ब्रेक हम गाड़ी घोड़ा में लगाते हैं, 4 चक्का, 2 चक्का, 8 चक्का, 10 चक्का में लगाते हैं, तो इसका जो प्रेशर बनता है, ब्रेक का जो प्रेशर बनता है वो हाइड्रोलिक ब्रेक प्रेशर ही कहलाता है, जो पास्कल का होता है। उसके बाद इन बल घटकों के बीच घर्षण बल वाहन को रोकने का कारण बनता है। अगर सिद्धांत नहीं दिया होता तो आज हम गाड़ियों में ब्रेक नहीं लगाते, गाड़ी एकदम फ्री होता, बिना ब्रेक के गाड़ी चलते रहता, रुकने का नाम नहीं लेता। आगे है हाइड्रोलिक पंप। तरल पदार्थ के निर्वहन में मदद करता है। पंप जो तेल भराने जाते हैं तो वो भी इस पर आधारित है। इसमें एक छोटा सिलेंडर लगा होता है जो एक बड़े सिलेंडर से जुड़ा होता है और दोनों सिलेंडर तेल से भरे होते हैं। उसके बाद छोटे सिलेंडर में डाली गई स्पंदित हवा से तेल की सतह पर दबाव डालती है। यह दबाव तेल द्वारा बड़े सिलेंडर में प्रेषित होता है, जहां दबाव का एक बड़े पिस्टन का कार्य करता है, जिससे एक कार को उठाने के लिए पर्याप्त बल होता है। आप जब गाड़ी का सर्विसिंग करने के लिए जाते हैं तो आपका गाड़ी को ऊपर कुछ हद तक उठा करके उसके बाद जो है उसे किया जाता है, तो वो या फिर जो है ट्रैक्टर वगैरह में जो डाला होता है, ट्रक वगैरह में जो डाला होता है, पीछे से उसको उठाने का काम करता है, तो वहाँ भी ये प्रेशर का काम करता है। बल उस द्रव्य पदार्थ के भार के बराबर होता है जिसे पिंड विस्थापित करता है। तैरती हुई वस्तु का भार, तैरती हुई वस्तु का द्रव्यमान विस्थापित द्रव्यमान के बराबर होता है। आसपास के तरल के घनत्व में कोई परिवर्तन वस्तु के तैरने के प्रभावित करता है। घनत्व में देखेंगे
यदि प्रति इकाई आयतन में इसका द्रव्यमान प्रति बराबर फी होता है। यहाँ पर देखा गया आपको फॉर्मूला, इकाई किलोग्राम प्रति घन मीटर होता है। यदि किसी पदार्थ की घनत्व इकाई या आयतन का द्रव्यमान और किसी दिए गए पदार्थ संदर्भ पदार्थ के घनत्व का अनुपात होता है। एक क्या है, आयामहीन होता है, इसमें कोई आयाम नहीं होता है। उसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर जल का घनत्व जो होता है वो 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब होता है या 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। श्यानता, यह प्रवाह के प्रति द्रव का प्रतिरोध करता है। तरल पदार्थ का तापमान बढ़ने पर तरल पदार्थ कम चिपचिपा हो जाता है तथा तरल पदार्थ के ठंडा होने पर अधिक चिपचिपा हो जाता है। इकाई होता है इसका पास्कल सेकेंड। उसके बाद एक पास्कल सेकेंड में 10 पॉइंट होता है या 1000 मिली पास्कल सेकेंड होता है। उसके बाद ब्राउनी का सिद्धांत देखेंगे। ब्राउनी का सिद्धांत क्या कहता है? यह बताता है कि बहते तरल पदार्थ में दबाव में वृद्धि यानी कि गिरावट हमेशा गति में वृद्धि या कमी के साथ होनी चाहिए, और इसके विपरीत यदि तरल पदार्थ की गति में वृद्धि या कमी होती है तो दबाव में कमी और वृद्धि होती है। दबाव ऊर्जा, गति ऊर्जा और ऊर्जा डेल्टा या स्थितिज ऊर्जा या स्थिरांक होता है। ब्राउनी के सिद्धांत का सूत्र इस प्रकार दिया गया है, नीचे दिखाया गया, जो P + 1/2 है। उसके बाद P v² है। उसके बाद इस तरह से कांस्टेंट है, दिखाया गया फॉर्मूला। P को यहाँ पर द्रव द्वारा लगाया गया दाब होता है, v द्रव का वेग होता है और फाई जो है फ्यू द्रव का घनत्व होता है, h बर्तन की ऊंचाई दिखाया गया। ब्राउनी के सिद्धांत का अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इस्तेमाल कहाँ करते हैं वो देखेंगे। यूज़ सबसे इंपॉर्टेंट है इसका, जो यूज़ यहाँ पर दिखाया गया है ये सारे यूज़ उपयोग है। ब्राउनी के सिद्धांत का उपयोग अस्थिर संभावित प्रवाह का अध्ययन करने के लिए किया जाता है, जिसका उपयोग महासागर की सतह की तरंगों के सिद्धांत में किया जाता है। इसका उपयोग द्रव के दबाव और गति जैसे मापदंडों के सन्निकटन के लिए भी किया जाता है। उसके बाद है वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर है, यह उपकरण बर्नौली के प्रमेय पर आधारित है और इसका उपयोग पाइपों के माध्यम से तरल के प्रवाह की दर को मापने के लिए किया जाता है। हवाई जहाज की प्रणाली, पंखों का आकार ऐसा है, यह हवा की निचली सतह की तुलना में ऊपरी सतह पर अधिक गति गुजरता है। उसके अलावा वायु गति अंदर ब्राउनी के सिद्धांत का उपयोग करके दबाव अंतर बनाने के लिए किया जाता है। हवाई जहाज का जो सिद्धांत काम करता है, जो हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज उड़ता है, तो किसके सिद्धांत पर है, ये ब्राउनी के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। उसके अलावा कहा गया कि वायु गति में अंतर की गणना ब्राउनी के सिद्धांत का उपयोग करके दबाव अंतर बनाने के लिए किया जाता है। जब हम किसी रेलवे स्टेशन पर खड़े होते हैं और कोई ट्रेन आती है तो हम ट्रेन की ओर झुक जाते हैं। इसे ब्राउनी के सिद्धांत का उपयोग करके समझाया जा सकता है। जैसे जैसे ट्रेन गूंजती रहती है, ट्रेन हमारे बीच हवा का वेग क्या करता है, बढ़ता जाता है। इसलिए समीकरण से हम यह कह सकते हैं कि दबाव कम हो जाता है, इसलिए पीछे से दबाव हमें ट्रेन की ओर धकेलता है। यह ब्राउनी के प्रभाव पर आधारित होता है। सरल आवर्त गति, यह आगे पीछे गति है जो विस्थापन की सीधी समानुपाती बल के कारण होती है। उसके अलावा दोलन गति है, यह एक ऐसी गति है जो नियमित चक्र में खुद को दोहराती है। उदाहरण के लिए साइन वेव या पेंडुलम। दोलन होने में लगने वाले समय को क्या कहते हैं, अक्सर दोलन काल कहा जाता है। उसके बाद है सरल पेंडुलम। सरल गुरुत्व दोलन के घूमने की अवधि उसकी लंबाई पर निर्भर करती है। वो अधिकतम कोण जिससे पेंडुलम से ऊर्ध्वाधर दिशा में घूमता है क्या होता है, थीटा 0 आयाम कहा जाता है। जहाँ पर यहाँ पर दिखाया गया TLG का मान क्या होता है, छोटे झूलों के लिए यहाँ पर अवधि आयाम को स्वतंत्र होती है। यह गुण जिसे समकालिकता कहा जाता है। यही कारण है कि पेंडुलम समय निर्धारण के लिए इतने उपयोगी होते हैं। बड़े आयामों के लिए अवधि आयाम के साथ धीरे धीरे बढ़ती हैं। अब हम आज के लिए बस इतना ही तक। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे तरंग और तरंग की गति को देखेंगे। मिलते हैं अगले इस जो अभी थ्योरी सेक्शन कराए हैं जिस चैप्टर का, जैसे कि यूनिट्स एंड डायमेंशन का कराए हैं, फोर्स एंड मोशन का कराए हैं, वर्क इनर्जी पावर का कराए हैं, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ फिजिक्स का मैटर का कराए हैं। तो इन 3-4 चैप्टर का जो से हम ऑब्जेक्टिव लेकर के आएंगे, तो आप वहाँ ऑब्जेक्टिव को देखेंगे तो आपका ये सारे कॉन्सेप्ट जो से ऑब्जेक्टिव के माध्यम से क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉच।